रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 3 सेट एंड फंक्शन के 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 1 रियल नंबर्स एंड यूनिट 2 लॉगरिथम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इनसे रिलेटेड भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उनके मुतालिक लेक्चर ले सकते हैं। यूनिट 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस की जानिब चले तो सबसे पहला जो अहम क्वेश्चन पेपर में आ सकता है वो है सेट। ठीक है, व्हाट इज सेट एंड डिस्क्राइबिंग द वेज के इसको डिस्क्राइब करने के कितने वेज हैं। डिस्क्राइबिंग द वेज, डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। ठीक है, तो इसमें आपने सेट की डेफिनेशन लिखनी है और मेथड्स के नाम लिख देने हैं जिन जिनसे सेट को डिस्क्राइब किया जा सकता है। सेट की डेफिनेशन है अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स आर एलिमेंट्स। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे कि देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, द टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। सिर्फ इनके नेम लिख देने हैं। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ वो पूछे सेट क्या है तो सिर्फ सेट की डेफिनेशन लिख देनी है। अगर साथ में पूछे कि मेथड्स के नाम लिखें, ठीक है, जिनसे सेट को डिस्क्राइब किया जाता है, तो फिर आपने ये आगे मेथड्स के नाम लिख देना है। क्वेश्चन नंबर जो 2 आपको आ सकता है वो है सिंगल टोन सेट। ठीक है, अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल टोन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसे सिंगल टोन सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रैकेट 3a एंड इसी तरह सैटरडे आर सिंगल टोन सेट। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल लिख दीजिएगा आर सिंगल टोन सेट। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 आ सकता है वो पावर सेट का आ सकता है कि व्हाट इज पावर सेट। द पावर सेट ऑफ अ सेट एस डिनोटेड बाय पी एस। पावर सेट ऑफ एस इज द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ एस। इतना लिखने के बाद यहाँ पे दो एग्जाम्पल है 1 और 2, तो आप सेकंड वाली लिख लेंगे, ज़रा इजी है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन हमारे जो उनसे हैं वो कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको आ सकता है वो आ सकता है राइट द गिवन सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो ये एक सेट है जिसमें हमारे पास वैल्यूज है 1 2 4 5 10 20 25 50 100। इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप इसके लिए सिंपली ये लिखें एक्स सच डेट एक्स इज आ। अब ये देखें ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ना वो 100 पे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, देखें 100 को 1 पे डिवाइड करें तो 100, फिर 100 को 2 पे डिवाइड करें तो, ठीक है, तो 250 ज़ार 100 आ जाता है। फिर 100 को 4 पे डिवाइड करें तो ये तकरीबन 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 और 2 आगे में हुआ 20, तो 4 5 ज़ार ये 25 आ जाता है। तो इस तरह तमाम नंबर्स ये 10 10 ज़ार 100, 5 20 ज़ार 100। ठीक है, तो ये सारे नंबर जो से हैं वो 100 पे डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में सिर्फ इतना लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 100। ठीक है, तो इस तरह से सिर्फ इतना लिख देंगे तो ये जो सेट है वो सेट बिल्डर नोटेशन में इस तरह से आ जाएगा। रही क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द गिवन सेट इन टेबुलर फॉर्म। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी आम सिंपल नंबर्स में जो हमारे पास सेट की फॉर्म होती है उसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो इसमें वो कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इक्वल है 2 की पावर n के। ठीक है, और n ये जो n है इसकी बात करें ये बिलोंग्स करें नेचुरल नंबर से, और एंड n लेस देन 8। अब ये n लेस देन 8 का क्या मतलब है, यानी नेचुरल नंबर्स हमने लेने हैं कौन से, ये जो n है ये बिलोंग्स करें नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर्स कौन से जो कि 8 से लेस हैं। तो 8 से लेस नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब उसने लिखा हुआ है लेस देन 8, तो इसमें 8 शामिल नहीं है। 8 से छोटे छोटे तो वो कौन कौन से हैं, 1 से लेके 7 तक, और जो फॉर्मूला है वो है 2 की पावर n। ठीक है, तो अब हमने इस फॉर्मूला में ये जो n की वैल्यूज हैं जो कि बिलोंग्स करती हैं नेचुरल नंबर से और जो कि लेस देन है 8 से, इन सबको इस फार्मूला में पुट करते जाना है और वैल्यूज आती जाएंगी। 2 की पावर n है तो पहली n की वैल्यू 1 लेंगे, तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या है 2, 2 की पावर n का मतलब 2 है। फिर उसके बाद 2 की पावर n, और अब n की जगह क्या लिखना है 2, तो इधर आ गया 2, तो 2 की पावर 2 का क्या मतलब है 2 2 ज़ार 4, फिर 2 की पावर n, और अब 2 के बाद हमने क्या लेना है 3,
तो 2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 है, ठीक है? फिर 2 की पावर n, और अब कितनी पावर लेनी है? n की 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? 2 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना, ठीक है? 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 है। और अब 2 की पावर n, 2 की पावर 4 के बाद अब हमने 5 लेनी है। 2 की पावर 5 का मतलब 32 हो जाएगा। फिर हमने 2 की पावर n और फिर 2 की पावर 6 लेंगे, तो ये 64 हो जाएगा, और फिर 2 की पावर 7 लेंगे, ठीक है? तो ये 128 हो जाएगा। तो ये तमाम नंबर्स हमारे जोन से हैं, वो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। पहला नंबर क्या आएगा? 2, फिर 4, फिर 8, देन 16, और फिर 32, 64, 32, 64, और देन 128, ठीक है? तो ये तमाम वैल्यूज़ जोन सी हैं वो हमारी टेबुलर फॉर्म, इस सेट की टेबुलर फॉर्म ये होगी। रहमान रहीम, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट? इस सेट के जो पावर सेट बनेंगे उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है हमारा, पावर सेट नहीं लिखने बल्कि ये बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे जो इसके पावर सेट बनेंगे उनके, ठीक है? तो एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर m, या 2 की पावर n भी लिख सकते हैं हम, इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट, ठीक है? तो हम लगाएंगे फॉर्मूला 2 की पावर n, और n का मतलब जितने हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, कितने एलिमेंट है 1 और 2, तो n की जगह 2 लगाया। 2 की पावर 2 का क्या मतलब है? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 2 ज़ार क्या आ गया? 4। यानी इस सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसके पावर सेट के, वो कितने होंगे? 4। रहमान रहीम, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ 9, 11। अब हमने इस सेट के पावर सेट लिखने हैं, ठीक है? तो इस सेट को हम लेट कर लेंगे किसी भी लेटर के इक्वल, हम b के इक्वल लेट कर लेते हैं, और वो है 9, 11, ठीक है? अब इस सेट के पावर सेट लिखने हैं, तो पावर सेट लिखने के लिए हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ b, ठीक है? और जब भी पावर सेट लिखने होते हैं तो सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखते हैं, फिर इनको सिंगल सिंगल में लिखते हैं। एक ब्रैकेट में 9 आ गया, और फिर अगली में 11 आ गया, ठीक है? अब इनको इकट्ठा करके लिख देंगे, ठीक है? 9 और 11 एक साथ, ठीक है? और इतना करने के बाद इन तमाम पावर सेट्स को एक बड़ी कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, ठीक है? तो यूं इसके पावर सेट ये तमाम फोर्स सेट्स आ जाएंगे। रही क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द डिमॉर्गन्स लॉज। यहाँ पे सिर्फ हमने लॉज लिखने हैं कि डिमॉर्गन के लॉज कौन से होते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है कि पहले तो आप ए यूनियन बी लिखें और इसके होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट डालें, ठीक है? और अब आपने इन दोनों के ऊपर अलग-अलग कॉम्प्लीमेंट डालना है, ठीक है? और यहाँ पे इसका ऑपोजिट लिख देना है। इधर यूनियन है ना, तो इधर इसका इंटरसेक्शन लिख देंगे। ये पहला लॉ है, ठीक है, डिमॉर्गन का। और जो दूसरा लॉ है ना, वो इसी का ऑपोजिट लिख देना है, ठीक है? तो बड़ा आसान तरीका है, आप पहले ए यूनियन बी लिखें, उसके होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट डालें, और फिर आप अलग-अलग कॉम्प्लीमेंट डाल के इसका ऑपोजिट यहाँ पे लिख दें। अब जो सेकंड लॉ है ना, वो इन सारी वैल्यूज, ये जो कॉम्प्लीमेंट वगैरह है, उनको इधर ही रहने देना है। सिर्फ ये जो दरमियान वाले सिंबल्स हैं इनको चेंज कर देना है, ठीक है? इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन आ जाएगा। बाकी ए और बी वैसे का वैसे ही, होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट भी वैसे का वैसे ही, इधर भी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट वैसे का वैसे ही, और ये जो इंटरसेक्शन है ये यूनियन में चेंज, इस तरह से, ठीक है? तो ये दो लॉज हैं, ये आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिमॉर्गन के लॉज लिखें। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको इससे मुतल्लिक आ सकता है ना, कि डिमॉर्गन लॉज को वेरीफाई करें और उसने कुछ वैल्यूज दी हो, तो तब आपको इनको यूज करके उसको वेरीफाई करना हो। लेकिन एक सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिमॉर्गन के लॉज हैं कौन से, वो लिखें, तो तब आपने ये लॉज लिख देना है। रहीम, क्वेश्चन नंबर 9 जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो है, a इज इक्वल 1 2 3 4 5, b इज इक्वल 4 6 8 10, देन वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब ये प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या होती हैं, ठीक है? अब जो यूनियन होती है वो बड़ी सिंपल सी है, दोनों साइड पे यूनियन होता है, ए यूनियन बी, बी यूनियन बी, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो इसमें हमें यही वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के, ठीक है? ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। दोनों हमने यूनियन फाइंड करना है, पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। यहाँ पे पहले ए है तो इधर ए की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है? फिर यूनियन है तो यूनियन के लिए यू, और फिर बी है तो इधर बी की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या है 4 6 8 एंड 10, ठीक है? अब इन दोनों का यूनियन लेंगे, यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे, 1 2 3
4 5 ये वाले सारे हमने लिख लिए, ठीक है। इधर देखिए 4 है तो 4 एक दफ़ा हम लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 6 आ जाएगा, फिर इधर से हम 8 लिख लेंगे और फिर ये 10 लिख लेंगे। तो यूँ देखिए दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया, ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब बी यूनियन ए फाइंड करेंगे, बी यूनियन ए, पहले बी है तो बी सेट की वैल्यू को लिखा जाएगा और वो क्या है हमारे पास 4 6 8 एंड 10। तो ये बी की वैल्यू आ गई, फिर यूनियन है तो यूनियन का यू आ गया, फिर है ए तो इधर ए सेट की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो अब इन दोनों सेट के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे, ठीक है। तो हम इनको तरतीब से लिख लेंगे, ठीक है। पहले ये वाले लिख लेते हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, फिर इधर वाले लिख लेंगे, 4 हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, दोबारा नहीं लिखेंगे। एक सेट एलिमेंट एक ही दफ़ा लिखा जाता है, फिर 8 आ जाएगा और फिर 10 आ जाएगा। तो यूँ देखें दोनों हमारे ए यूनियन बी, बी यूनियन ए इक्वल आ गया, तो हाँ हेंस प्रूव्ड हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। रहमान रहीम, क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए इज इक्वल एंड सी इज इक्वल देन फाइंड ए इंटरसेक्शन सी। तो अब हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है ए और सी का। तो पहले ए है तो इधर हम ए सेट की वैल्यू लिखेंगे, वो है 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। उसके बाद है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर है सी, तो इधर सी सेट की वैल्यू वो क्या है 1 3 5 7 9। अब ये जो इंटरसेक्शन होता है इसका मतलब ये होता है वो एलिमेंट्स लिखना जो दोनों सेट में कॉमन होते हैं, दोनों में मौजूद हों। तो देखिए 2 दोनों में मौजूद नहीं है, 1 भी दोनों में मौजूद नहीं है, 4 दोनों में नहीं है, 6 दोनों में नहीं है, 8 दोनों में नहीं है, 10, यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में सेम हो, दोनों में एक जैसा हो, दोनों में कॉमन हो। तो लिहाजा इसका आंसर क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट, यानी कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसका आंसर एम्प्टी सेट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ ए इज इक्वल 2 4 6 8 10, बी इज इक्वल 1 2 3 4 5, देन फाइंड ए डिफरेंस बी। तो अब हमने डिफरेंस फाइंड करना है ए डिफरेंस बी। तो पहले ए है तो ए सेट की वैल्यू लिखेंगे, वो है 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। फिर डिफरेंस है तो डिफरेंस का सिंबल आ गया, फिर है बी, तो इधर बी सेट की वैल्यू लिखेंगे, वो है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो अब डिफरेंस में हमने क्या करना होता है, हमने वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। इसका आसान तरीका ये होता है कि वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है वो नहीं लिखे जाते, बाकी जो फर्स्ट सेट में रह जाते हैं उनको लिख लिया जाता है। देखिए क्या क्या कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है, उसके बाद 4 कॉमन है, बस इसके अलावा कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है। बाकी जो ए सेट में रह गए हैं वो लिख लेंगे, क्या-क्या रह गए, 6 रह गए, 8 रह गए एंड 10, 6 8 एंड 10। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब ये कौन से एलिमेंट है जो इस सेट में है और इस सेट में नहीं है, तो इस तरह हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। रहीम, क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ u इज इक्वल b इज इक्वल देन फाइंड b कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको दो तरह से नोट किया जाता है, या तो इसके ऊपर ये इस तरह से छोटी सी जो है वो डैश डाल दी जाती है, या फिर b के ऊपर जोन सा है वो छोटा सा c लिख दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट a डिनोटेड बाय a कॉम्प्लीमेंट आर a और ऊपर छोटी सा c डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। अब b कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, यहाँ पे किसी भी वैल्यू के ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना उसको फाइंड करने का मतलब होता है कि हमने उस वैल्यू का u में से डिफरेंस निकालना है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, b के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब हमें u डिफरेंस b निकालना है। अगर a के ऊपर हो तो u डिफरेंस a, c के ऊपर हो u डिफरेंस c, ठीक है। तो पहले u है तो इधर अब u सेट की वैल्यू को लिखा जाएगा और वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारा u आ गया। उसके बाद है डिफरेंस, तो डिफरेंस आ गया। फिर है b, तो अब आगे b सेट की वैल्यू लिखी जाएगी, वो क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यूं हमने यू डिफरेंस बी कैसे निकालना है, डिफरेंस हमने प्रीवियस पार्ट में भी देखा कैसे निकालते हैं। वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो वो नहीं लिखते, बाकी जो फर्स्ट सेट में रह जाएं, यू सेट में रह जाएं या पहले सेट में रह जाएं उनको लिख लेते हैं। क्या क्या है दोनों में कॉमन, देखिए 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, फिर 3 दोनों में कॉमन है, फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो ये 5 तक नंबर दोनों में कॉमन है तो ये नहीं लिखे जाएंगे। बाकी जो यू सेट में रह गए हैं वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, 6 7 8 9 एंड 10,
ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट जो पहले सेट में हूँ और दूसरे में ना हूँ, तो वो कौन से हैं? ये वाले, ठीक है? तो हमने ऑलमोस्ट 12 शॉर्ट क्वेश्चन जो से हैं वो यूनिट 3 से डिस्कस किए हैं। इनके अलावा भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये सिर्फ मैंने एक रिव्यू करके पूरे यूनिट को, तो जो अहम टॉपिक्स बनते हैं कि ऐसे कौन-कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है यूनिट 3 को लेकर, शॉर्ट क्वेश्चंस को लेकर, तो मैंने 12 शॉर्ट क्वेश्चंस को चूज़ किया। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इनको भी बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें और इनके अलावा भी जो हमसे मिसिंग रह गए हैं उन पर भी ज़रूर काम करें। जितनी ज़्यादा आप एफ़र्ट डालेंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना बेहतर मार्क्स आपके आएँगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ने के बाद।